अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। अहम तरीन डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है और ये वो डेवलपमेंट है जिसके हवाले से हम गुज़श्ता कई रोज़ से बात कर रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में अचानक तेज़ी देखने में आएगी। अहम मामला आज क्या उस पर फैसला हुआ है, उसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि तोशाखाना 2 से मुतल्लिक इमरान खान के 2 मुकदमात बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिए गए, मौखर किए गए हैं। तोशाखाना 2 बरीयत केस का फैसला आज सुनाया जाना था, लेकिन केस की समाअत 14 नवंबर तक मौखर की गई है। इसमें आपको बताएंगे कि ये केस की समाअत क्यों मौखर हुई है। साथ ही तोशाखाना 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत के हवाले से जो मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा था, उस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। और साथ ही आपको बताएंगे कि फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन केस में बाकायदा माफ़ी मांगी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले में क्या करने वाला है और इसमें आइंदा चंद रोज़ में क्या अहम फैसला मुतवक्के हो सकता है, उसके ऊपर भी आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हम गुज़श्ता कई रोज़ से ये बात कर रहे थे कि आइनी मुकदमात के हवाले से बेंच तो बन चुका है, लेकिन वो आइनी बेंच मुकदमात की समाअत कब करेगा, कौन से अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। इस हवाले से चंद एक मुकदमात के हवाले से आपके सामने कुछ तफसीलात भी रखी थी कि मुमकिना तौर पर आइनी बेंच के सामने जो पहला मुकदमा हो सकता है वो शायद आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ यानी 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ ही दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जा सकती हैं। इसी हवाले से जो दीगर अहम आइनी मुकदमात हैं, जैसे मखसूस नशिस्तों के हवाले से नज़रसानी दरख्वास्तें हैं, अभी ये झगड़ा मज़ीद बढ़ता हुआ हमें शायद सुप्रीम कोर्ट में नज़र आए कि कौन सा मुकदमा आइनी बेंच के सामने लगेगा और कौन सा मुकदमा वो रेगुलर बेंचेस के सामने लगेगा। इस बात का तयन कौन करेगा कि ये मुकदमा आइनी और कानूनी नौइयत का है, इसलिए ये आइनी बेंच के सामने लगना चाहिए, और ये मुकदमा इसके अंदर कोई बहुत ठोस आइनी और कानूनी सवाल नहीं है, इसलिए इस मुकदमे को रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहिए। इस हवाले से 26वीं आइनी तरमीम भी खामोश है, कोई वजाहत उसके अंदर नहीं की गई कि मुकदमात का तयन कैसे किया जाएगा कि ये मुकदमा आइनी मामलात के हवाले से है और इस पर कोई आइनी या कानूनी राय दरकार है। तो ये कन्फ्यूजन कुछ अभी भी इस हवाले से मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बज़ाहिर हमें जजेस के दरमियान भी कोई ऐसी तालमेल नज़र नहीं आती कि क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई फुल कोर्ट बैठेगी, इंतज़ामी साइड पे कोई फुल कोर्ट इजलास होगा जिसमें ये सारे फैसले किए जाएंगे, या जैसे गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई थी कि अगर हम कोई केस सुन लें तो उसके बाद फिर क्या होगा, अगर कोई रेगुलर बेंच ऐसा मुकदमा सुन ले जो शायद आइनी बेंच के सामने सुना जाना था, तो फिर उस फैसले का क्या होगा। और ये वो कुछ ऐसे अभी भी ऐसे मामलात, ऐसे नुकात मौजूद हैं जहाँ कन्फ्यूजन बरकरार है, अबहाम मौजूद है, लेकिन इस हवाले से आइनी तरमीम भी खामोश है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर इंतज़ामी साइड पर देखें तो यहाँ पर भी हमें मुकम्मल तौर पर खामोशी नज़र आती है। लेकिन जो अहम इजलास आज, अब से थोड़ी देर पहले, जिस वक्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंच के हवाले से कायम 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी का अहम इजलास हुआ है। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको रिपोर्ट किया था कि जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से 6 नवंबर को अपने चैम्बर में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर जो आला हुकाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनको अपने चैम्बर में ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था और आइनी बेंचेस काम कैसे करेंगे, मुकदमात की दर्जा बंदी कैसे होगी, इस हवाले से कुछ अहम फैसले इस हवाले उस इजलास में किए गए थे। और 6 नवंबर के बाद चूँकि आज 12 नवंबर है, 6 दिन गुजर चुके हैं, और उस मीटिंग मिनट में ये भी बताया गया था कि जस्टिस जमाल मंदोखेल बैरून मुल्क हैं, वो वापस आएंगे तो उसके बाद आइनी बेंचेस के हवाले से कायम कमेटी का अहम इजलास होगा। फिर उसमें तय किया जाएगा कि कौन से मुकदमात बेंच के सामने जो है वो फिक्स होंगे, बेंच की कंपोजिशन क्या होगी और 1 हफ्ते में कितने मुकदमात आइनी बेंच सुनेगा। तो ये अहम फैसले आज कमेटी इजलास में हुए हैं। बहुत जल्द इसका एलामिया भी आ सकता है, या मीटिंग मिनट्स अमूमी तौर पर जारी किए जाते हैं, तो मीटिंग मिनट्स में भी हमें पता चल जाएगा कि इंतज़ामी कमेटी इजलास में क्या अहम फैसले किए गए हैं। लेकिन कुछ तफसीलात जो हमें मिली हैं वो ये हैं कि ज़राए के मुताबिक 14 नवंबर से जो आइनी बेंचेस हैं वो अपना बाकायदा काम शुरू कर देंगे, और कौन से अहम मुकदमात समाअत के लिए इब्तदाई तौर पर मुकर्रर होंगे, इसकी तफसीलात भी अब से थोड़ी देर बाद मीटिंग मिनट्स जारी होने के बाद सामने आएंगी। और साथ ही जो 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी है आइनी बेंचेस के हवाले से, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के हवाले से ये
तफसीलात मिली हैं कि उन्होंने बज़रिए टेलीफोन इस कमेटी इजलास में शिरकत की। तो यहाँ एक अहम सवाल फिर ये भी पैदा होता है कि अगर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर टेलीफोन के ज़रिए इस इजलास में शरीक हुए तो फिर ये इजलास वीडियो लिंक के ज़रिए पहले ही मुनक़िद हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। गुज़श्ता हफ़्ते भी हो सकता था जब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब बैरून मुल्क यानी चाइना के दौरे पर थे, तो उस वक्त भी वीडियो लिंक पर उनको लिया जा सकता था। या फिर ये भी हो सकता था कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल 2 रुकनी जो अक्सरियती मेंबरान है वो भी इस हवाले से बैठ कर फैसला कर सकते थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल से कंसेंट लिया जा सकता था कि ये अहम मुकदमात है जो हम समात के लिए मुकर्रर करना चाहते हैं, तो वो अगर कंसेंट दे देते अपना तो उस हवाले से भी ये इजलास हो सकता था और ये फैसले पहले ही हो सकते थे। चलें, अच्छी बात है कि अब 14 नवंबर से बाकायदा आइनी बेंचेस समात के लिए समात का आगाज़ करेंगे। कौन से अहम मुकदमात होंगे इसकी तफसीलात अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी तक मीटिंग मिनट्स इस हवाले से बाकायदा जारी नहीं हुए, लेकिन जैसे ही मीटिंग मिनट्स जारी होंगे तो इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी अहम चीज़ इमरान खान के तोशाखाना 2 से मुतल्लिक बरीयत का वो केस है जिसकी समात आज अडियाला जेल में होना थी। इस केस पर फैसला महफूज किया गया था जो आज 12 नवंबर को सुनाया जाना था, लेकिन अचानक जो स्पेशल जज हैं शाहरुख अर्जुमंद वो आज नहीं आए। उनकी अदम दस्तयाबी के बायस ये जो फैसला सुनाने का एक प्रोसीडिंग थी ये मौखर कर दी गई है। शायद शाहरुख अर्जुमंद साहब की को भी अभी तक इस तोशाखाना 2 बरीयत केस का फैसला ना मिला हो, क्योंकि अमूमी तौर पर तो जो प्रैक्टिस पिछले चंद माह से हम देख रहे हैं, इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो मुकदमात अडियाला जेल में चलाए गए, वहाँ पर तो यही होता था कि फ़ैसले लिखे लिखाए आते थे। जज हमायूं दिलावर का आप देख लें, उन्होंने 35 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला सिर्फ आधे घंटे में लिख लिया था। इसके अलावा अडियाला जेल में आप देखें कि जो सहाफ़ी अंदर केस कवर कर रहे होते थे, वो जब ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए फ़ैसला सुनाने के बाद जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में सज़ा हुई थी, तो हमारे एक कोर्ट रिपोर्टर दोस्त हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो उस वक्त अडियाला जेल में मौजूद थे। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी को जब ग़ालिबन 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, तो वो भागते हुए बाहर आए कि मैं जाकर ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुनाई गई है। लेकिन उनके बकौल कि जब मैं बाहर आकर मैंने अपने चैनल के ग्रुप में टिकर फाइल की है ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुनाई जा चुकी है, तो उनके बकौल उस वक्त उनको डेस्क से कॉल करके ये बताया गया कि जिस खबर की आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं ये खबर पहले ही तकरीबन 1-1.5 मिनट पहले ये ब्रेक हो चुकी है और इस वक्त चैनल्स के ऊपर तज्ज़ियाकार अपनी राय दे रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ैसले कहाँ से जारी होते थे, कैसे कहाँ भेजे जाते थे और कैसे उनके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ उनको बनाकर चलाया जाता था। साथ ही जो इमरान खान का ये जो इद्दत केस था, ये भी इसका फ़ैसला भी कहीं और से जारी हुआ था और कुछ ऐसे रिपोर्टर्स को जारी हुआ था जो दिफा की बीट करते हैं और उनके ज़रिए ये ख़बर मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेज़ हैं उन्होंने ब्रेक की थी। तो यही सवाल पैदा होता है कि जो अडियाला जेल में मौजूद थे उनको इल्म नहीं होता था, वो ख़बर अभी दे नहीं पाते थे और बाहर तज्ज़िये शुरू हो जाते थे। तो यहाँ से तो फिर हमें यही एक वाज़ेह तासुर ये मिलता है कि फ़ैसले कहीं और लिखे जाते थे, फ़ैसले कहीं और तैयार होते थे और वो लिखे लिखाए तैयार शुदा फ़ैसले जजेस जो ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं उनको पहुंचाए जाते थे और वो उस पर फैसला सुना देते थे। साइफर केस में जो फैसले के हवाले से एक और अहम सूरत हाल ये भी बनी थी कि इमरान खान साहब का तोशाखाना जो 342 का बयान था वो शायद रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन उन्होंने अभी तहरीरी तौर पर वो सारी चीज़ें अदालत में जमा नहीं करवाई थी। वो अभी 342 का वो तहरीरी बयान तैयार कर रहे थे और दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब का तो 342 का बयान रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बावजूद एहतसाब जो उस वक्त की साइफर केस सुनने वाले जज थे जनाब अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को उस केस में भी सज़ा सुना दी थी। तो ये तोशाखाना ट्रायल हो, साइफर ट्रायल हो या इद्दत केस हो, ये सारे इसी तरह चले हैं और अब तोशाखाना 2 में भी इसी तरह का फैसला होगा। ये बल्गारी जो एक सेट था, ज्वेलरी सेट, उसका ये केस बनाया गया। अगर नैब रूल्स को देखा जाए तो उसके मुताबिक भी एक तरह के जो जराइम हो उसमें एक ही रेफरेंस बनाया जाता है, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ रेफरेंस बनवाए गए। लेकिन बाद में आइनी तरमीम जो नैब कानून में तरमीम हुई, उस तरमीम के बाद ये मामला अब FIA के पास चला गया है और गुज़श्ता दिनों FIA की जानिब से
जो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत का मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था। मजमूई तौर पर तकरीबन कोई 3 करोड़ और 65 लाख रुपए का की मालियत का ये सेट बताया जाता है, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने इसकी बहुत कम कीमत यानी 58 लाख रुपए इसकी कीमत लगवाई और 58 लाख का भी फिर आधा यानी कि 29 लाख और कुछ हज़ार रुपए इनकी जानिब से अदा किए गए और उस तरह ये सेट रखवाया गया। और इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। असेसमेंट यानी इनकी जो मार्केट की कीमत है, वैल्यू है, वो कम लगवाई गई, जिससे इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने फ़ायदा उठाया। बहरहाल ये केस भी अब इसकी बरीयत के हवाले से भी दरख्वास्तें दायर थी, लेकिन आज जो जज थे वो नहीं आए और बरीयत का जो महफूज फैसला है वो अब 14 नवंबर को सुनाया जाएगा। और 14 नवंबर को भी अगर जज साहब को शायद ये फैसला मिल गया तो हम उम्मीद करेंगे कि वो ये फैसला सुना देंगे। और फैसला एक लिखी पढ़ी जो अब तक का एक पैटर्न बना हुआ है, अगर उसको भी देखें तो ये फैसला इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ही बज़ाहिर आएगा। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 जमानत केस जो इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी दरख्वास्त, इसमें बुशरा बीबी को ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन इमरान खान की ज़मानत के हवाले से 20 नवंबर तक अब केस की समाअत गई है। 20 नवंबर को अब इस पर हतमी फैसला जो है वो होने का इम्कान है। प्रोसिक्यूटर जनरल आज हाजिर नहीं हो सके, जिसकी वजह से इस केस की समाअत मौखर की गई है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत जो है उस पर भी आज वो समाअत हुई और उस समाअत में फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा माफ़ी मांगी गई है। 2022 में फवाद चौधरी और जो असद उमर हैं और इमरान खान, इनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा दायर किया गया था। इमरान खान ने गालबन 26 नवंबर को जब रावलपिंडी में जलसा हुआ था तो उस जलसे में इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ तकरीर ऐसी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा दायर किया गया था। इसके अलावा फवाद चौधरी और असद उमर को भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स की वजह से उनके खिलाफ मुकदमा बनाया गया था। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से मुंशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ न सिर्फ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस शुरू हुआ बल्कि इस्लामाबाद के एक थाने में एक बाकायदा दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर बाद में इलेक्शन कमीशन ने यह वजाहत भी की थी कि उन्होंने ये दरख्वास्त नहीं दी। लेकिन हैरान कुन तौर पर उस मुकदमे में फवाद चौधरी को लाहौर से उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया था और कई रोज़ तक उनको पुलिस हिरासत में रखा गया और बाद में उनकी अदालत के ज़रिए रिहाई मुमकिन हुई थी। अब इस मामले में असद उमर साहब गुज़श्ता साल मार्च के महीने में माफ़ी मांग चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तहरीरी माफ़ी उन्होंने मांगी थी। इसके अलावा फवाद चौधरी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तहरीरी माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन ताहाल इमरान खान की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले पर माफ़ी नहीं मांगी गई। अब देखना यह है कि 2 अहम शख्सियात जो माफ़ी मांग चुकी हैं उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करती है और साथ ही इमरान खान जिन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, इस हवाले से क्या फ़ैसला किया जाता है। तकरीबन 2 साल होने को हैं और ये इतना संगीन केस है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अडियाला जेल में भी इस केस की समाअत करता रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है और ख़ास तौर पर सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए तौहीन इलेक्शन कमीशन का ये भूंडा मुकदमा बनाया गया। और अब हर चीज़ की तौहीन है, पार्लियामेंट की तौहीन का कानून बन चुका, सुप्रीम कोर्ट और अदालतों की तौहीन का कानून बन चुका, इसके अलावा अफवाज की तौहीन का कानून इससे पहले से मौजूद है, अब इलेक्शन कमीशन की तौहीन का कानून बन चुका है। दूसरी जानिब अगर कोई कानून नहीं है तो वो आवाम की तौहीन का कानून नहीं है, आवाम के वोट की पर्ची की तौहीन का कानून नहीं है। अब देखें कि वो भी अगर कोई मुंतखब अवामी हुकूमत आई तो इम्कान है कि शायद इस तरह का कानून भी कोई बन जाए, लेकिन अभी तक देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फवाद चौधरी की यह माफ़ी कबूल करता है या नहीं। इस हवाले से जो भी अहम डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।